10वीं लोकसभा के सदस्य रहे चौधरी जंगबीर सिंह राजनीतिक हैसियत के साथ साथ एक सैनिक भी रहे हैं। दैनिक जनजागरण ने उनसे बातचीत की कि देश के हालात, किसान आंदोलन, नहरों के पीछे जाल के बावजूद देश के अनेक भाग सूखे हैं, ऐसा क्यों? पिछले 7 साल से देश में भाजपा की सरकार है, विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी अब भी आहत है। कारण क्या है? देखिए, ये मेरे ख्याल में सरकार जो है का एक ही बात है कि पिछले इनसे पीछे जो भी सरकारें थी, किसी भी पार्टी की थी, किसी भी दल की थी, उन्होंने इतने मतलब झूठी और लोक लुभावनी बात नहीं करी थी। उन्होंने उतनी ही बात करी जितनी वो कर सकते थे। इन्होंने तो, मोदी जी ने तो आसमान से तारा तोड़ के ला करके लोगों के घरों में देने की बात करती थी। हकीकत ये है कि जब से मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, और अब तो सारे देश में तकरीबन इसकी पार्टी की सरकार है, 1-2 स्टेट को छोड़ करके, तो अब ये तो कह नहीं सकते कि लोगों का जनमत मेरे साथ नहीं है। अब सवाल ये है कि ये इस वक्त जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं है। आज मिसाल के तौर पर किसान आंदोलन है, किसान अपनी मांगें मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो हमारे खिलाफ जाता है। ये कानून बगैर सलाह मशवरा करे, बगैर पार्लियामेंट में चर्चा हुए, जल्दबाजी में कानून लाया गया है, और ये कानून जल्दबाजी में इसलिए लाया गया है कि कुछ चंद आदमियों को फ़ायदा हो जाए। और इसमें कोई मतलब उनकी जो आशंका है वो गलत नहीं है, आशंका उनकी बिल्कुल सही है। क्योंकि तो वो एक बात जब ये कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बना दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून, वो ये कहते हैं कि ये तो है ही, इसको तो हम छेड़ते ही नहीं हैं। अगर तो नहीं छेड़ते हैं, ये रखना ही है आपने, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत आती है? कानून बनाने में दिक्कत ये आती है कि उसमें ये इनके हाथ बंध जाते हैं, जो ये मनमानी करना चाहते हैं, ये लूट खसोट करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इन्होंने जो ये किया, नोटबंदी की बात की, नोटबंदी की बात करने में, और उस वक्त ये कहा, लोगों को बरगलाया कि 15 लाख रुपए हर घर में पहुंच जाएंगे, काला धन है वो वापस आ जाएगा। नहीं तो लोगों के पास 15 लाख गए, नहीं काला धन वापस आया। एक बात ज़रूर बनी कि जो औरतों के पास अपनी निजी जो कुछ पैसे थे, जिसको लोग देहात में लोग कहते थे कि औरतों की गाठी है, उसको भी बैंकों में जमा करवा दिया, और उसको माला जैसे आदमी लेकर के फुर्र हो गए, और उनको अब तक वो नहीं तो पकड़ सके, नहीं वो काबू आ सके। वो पैसा जो लोगों के पास था वो बैंकों में जमा करवा करके वो पैसा कुछ आदमियों के लिए पूरी छूट दे दी, और वो लेकर के फरार हो गए। आज तक वो पकड़ में नहीं आए, और नहीं 15 लाख रुपए मिले हैं। उसके बाद में दूसरी बात, मैं ये कहता, दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी के वक्त में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कारखाना, कोई नई डेवलपमेंट की बात एक भी कोई ये गिना दें तो मैं जो है ना इनका 7 जन्म तक इनका वो कर्जदार हुआ। मैं ये कहता हूँ, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कुछ नहीं था। इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान से जो ना पलायन करके या इसमें आई, उनको रख रखाव करना, उनका रोटी पानी का बंदोबस्त करना, उनका रहने का बंदोबस्त करना, ये सारा पंडित नेहरू जी के ऊपर था, कांग्रेस पार्टी के ऊपर था। उन्होंने बखूबी किया। फिर उन्होंने खाद्यान्न के बारे में, जब हम कि जो PL 480 के तहत जो अमेरिका की शर्त के मुताबिक गेहूँ मंगाया करते थे, और वो गेहूँ भी ऐसा था कि लोगों को 25 हो जाया करती थी। ऑस्ट्रेलिया का लाल गेहूँ भी जो था, और तो क्या, तन को रखने के लिए कपड़ा भी नहीं था वहाँ। मैं आपको मुझे याद अच्छी तरह से कि कंट्रोलिंग और राशनिंग लागू करनी पड़ गई थी,
और कपड़ा भी मलेशिया कपड़ा लोग तो पहनते थे। एक किसान को, एक आदमी को जो धोती पहनने वाला था, एक धोती एक साल में मिला करती थी। आज लोग तरह तरह के, जो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको रोज़ाना कपड़े बदलते हैं। उस ज़माने में क्या था, एक दफ़ा एक कमीज़ बना लिया, वो फट जाएगा, लेकिन धो नहीं सकते थे उसको। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उस वक्त जो भी चीज़ देश के लिए ज़रूरी थी, सबसे पहली बात थी अन्न की बात। अन्न की कमी थी तो पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की कोई नदी नहीं छोड़ी जिसके ऊपर डैम ना बनाया हो। भाखड़ा डैम दुनिया में मिसाल है इस बात का। महानदी, गोदावरी, नर्मदा के ऊपर, ताप्ती के ऊपर, सब के ऊपर डैम बनाया, पानी को रोका और उस पानी को खेती के लिए इस्तेमाल करवाया। इसके बाद में स्टील का कारखाना, बोकारो का स्टील का कारखाना, सिंदरी का खाद का कारखाना, इसमें कितने, आपका रेल के इंजन का, लोकोमोटिव का कारखाना चित्तरंजन में बनवाया। आज हवाई जहाज़ों का कारखाना उन्होंने बेंगलोर में, कर्नाटक में बनवाया। इसी तरह से जिनके ऊपर यह नाज कर रहे हैं कि हमने जो ना स्पुतनिक बना दिया और वो कर दिया, सबसे पहले इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ये तो उनकी मतलब उनको संभाल भी नहीं सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कहते हैं, मैं 2-4 दिन हुए उस वक्त एक बयान आया मोदी जी का कि सरकार जो है ना मुनाफे के लिए या व्यापार के लिए नहीं होती, सरकार तो लोग जनहित के लिए होती है। ठीक है भाई, आइडिया तो बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन अगर जनहित की बात करते हो तो शिक्षा को, चिकित्सा को, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों का बंदोबस्त आप कर दो, आपकी जो है ना वेलफेयर स्टेट हो जाएगी, कल्याणकारी राज हो जाएगा। लेकिन इनका जो कहते हैं हम निजीकरण नहीं करेंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, रेल मंत्री ने बयान दिया, अभी पिछले दिनों बयान दिया था, निजीकरण तो नहीं करेंगे, लेकिन साथ के साथ क्या कहा कि जनहित में, यात्रियों की सुविधा के हित में, तो अगर कोई काम करना भी पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ये देश हित में होगा। मतलब एक बात से दो मुही बात करते हैं। एक बात से तो एक चीज़ को नकारते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये काम हम करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक भी कोई बात बता दें कि भाई हमने ये काम किया था। अब लोगों को ज़रूरत है ये, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब किताब से आपका जो है ना, कहाँ पहुँच गया डीजल, कहाँ पहुँच गया पेट्रोल, कहाँ पहुँच गया रसोई गैस का कीमतें। ये आम आदमी के लिए तो नहीं है। लोगों को अब जो ये कानून अगर बन गया ना, तो कृषि कानून जो बताते हैं, तो ये जो है, जो सस्ते अनाज के जो डिपो हैं, ये डिपो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अनाज के ऊपर कब्जा तो अडानी का, अंबानी का हो जाएगा। ये उस वहाँ अपने गोदामों से अनाज निकालेंगे, तब निकालेंगे जब उनको मुनाफा मिलेगा। तो लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, सुविधा की बजाय लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया है, असुविधा इनके लिए पैदा कर दी है। आप रेल में बैठेंगे, पहले जितना पैसा लगता था उससे आपको 5 गुना 7 गुना को ज़्यादा देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, सिर्फ आप किसी को छोड़ने के लिए आते हैं, प्लेटफार्म के ऊपर 50 रुपये प्लेटफार्म टिकट। कमाल की बात तो यही है कि फिर भी इनका भरा नहीं है, बेईमानी पर उतारू हैं। एक ही बात करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को बांटने का काम कर दिया। हरियाणा में सबसे पहले, हरियाणा में मतलब ये इतनी थी, जाति पाति का कोई जहर नहीं था, एक दूसरे के साथ बैठ करके बात करते थे, मित्रता का भाव था, भाईचारा था। खाप के हिसाब किताब से, चाहे वो किसी भी जात का था, खाप के हिसाब से फैसले भी माना करते थे, एक चबूतरे पर बैठते भी थे, एक जगह हुक्का करते थे। आज क्या हालत हो रही है? आज हालत ये हो रही है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये फलाना है, ये धिकड़ा है, इसमें बांट दिया, समाज को बांट दिया। देश को एकजुट कहाँ कर पाएंगे, समाज को भी बांट दिया। और जिस देश का समाज का बंटवारा छोटी छोटी बातों के ऊपर हो जाएगा, वो देश मजबूत नहीं हो सकता। तो साहब, आप तो लोकसभा में बैठे हैं, जिस समय महंगाई की थोड़ी मार होती थी तो भाजपा उसका विरोध करती थी, चिल्लाती थी
कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी। आज महंगाई जिस कदर बढ़ रही तो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे? देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई निरंकुश शासन है और मनमानी करता है, तानाशाही करता है, तो हर स्वाभिमानी, देशभक्त और समाज के हित में सोचने वाला आदमी का ये फर्ज बनता है कि एकजुट होकर के उसके खिलाफ आवाज़। और मैं अपील करता हूँ उन सभी से, सभी पार्टी के नेताओं से अपील करता हूँ कि मिलजुल करके इस बेईमानी से जो राज कर रहे हैं, जो लोगों का दुख को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुटता नहीं आएगी, तब तक तो इनकी मनमानी चलती रहेंगी। इसलिए ये समाज में अब एक मौका था, जैसे आपातकाल लगी थी, वो गलत थी, गलत तरीके से थी। जैसे नसबंदी की बात थी, नसबंदी ठीक, तरीका गलत था। तो वो जो चीज़ थी, उस वक्त एकजुट हो गए। जयप्रकाश नारायण ने एक ही बात कही, संपूर्ण क्रांति की बात करोगे, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो वो जनता आ भी गई, सिंहासन खाली भी हो गया, इंदिरा गांधी हार भी गई, लोगों ने उसका दे दिया। मैं कहता हूँ आज एकजुट हो जाएंगे तो देश की जनता इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के एक आवाज़ में एक ही बात करते हैं कि मोदी सब अपना गद्दी छोड़ दो। तो साहब, गर्मी सर्दी के मौसम निकल रहा है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं तीनों काले कानून वापस लेने के लिए। सरकार उनकी सुन रही। 11 दौर की बातचीत हुई, वो भी कृषि मंत्री के स्तर पर हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक काल दूर है किसान मेरे से। वो एक काल किसान दूर हो गए या प्रधानमंत्री दूर हो गए? देखिए, ये पहली बार ये मैं देख रहा हूँ जनतांत्रिक प्रणाली में कि इतने दिनों तक इस देश का अन्नदाता इतनी भयंकर सर्दी में और अभी आने वाली भयंकर गर्मी में एक ही बात करता है कि इस कानून को हटा, और तो कोई बात नहीं करता। ये कहते हैं आ जाओ बात कर लो। बात क्या कर रहे? ये कहते हैं कि बात कर ले। 11 दौर की बात इनकी हुई है। कृषि मंत्री को भी आगे कर देते हैं। प्रधानमंत्री एक बात कहता है कि मैं मेरे से तो एक दफ़ा फ़ोन कर लो। अब फ़ोन आपसे करने के बाद ना आपने तो आदेश देना है। आप किसान की तरफ से आप क्या पूछना चाहते हो? किसान तो जो ना पिछले 1 साल से आपको बता रहा है, और मीडिया भी आपको सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपके पास दे रहा है। आपके पास तो आखिर कान आपके तो खुले हैं। आपके पास IB है, इंटेलिजेंस है, आपके पास CID है, सारी चीज़ें एक मिनट की खबर आपके पास पहुंचती हैं। तो ये बात की है कि किसान आपसे आप क्या करवाना चाहते हैं किसान से? किसान ने तो एक ही बात कही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सही बात है, वाजिब बात है कि जो प्रोडक्शन उसकी है उसका उसने इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि इससे कम। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि एक फसल और दूसरी फसल दोनों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए। किसान से मिल बैठ करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनानी तय होनी चाहिए। खेती उगाने से पहले उसको बता देना चाहिए कि ये इन जिनसों का भाव ये आपको मिलेगा, और इस बात की हम गारंटी देते हैं, और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये तो मंडी सिस्टम ही ख़त्म करते हैं। जो किसान का अनाज लेने वाले थे उनको तो दरकिनार कर दिया। वो नहीं लेगा, कौन लेगा? अडानी लेगा। उसने तो अपने गोदाम बना दिए। तो ये जो एक काल की दूरी है, काल है, काल का मतलब कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, या कौन सा काल है? या एक काल और भी होता है आदमी का, जब काल आता है, जब वैकुंठ यात्रा करता है। तो कौन सा काल, कितनी दूरी है वो, और क्यों दूरी है? वो दूरी भी क्यों है? उस दूरी को मिटाओ। मोदी जी, मैं आपको कहता हूँ उस दूरी को मिटाओ।
आप किसान के और आपके बीच में दूरी नहीं है, जनता और आपके बीच में दूरी नहीं है। इस जनता ने आपको इतना बहुमत दिया है, इस जनता को आप बुलाओ मत, इसके एहसान का बदला आप इनके लिए भलाई का काम करके करो। तो साहब विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी ने एफडीआई, जीएसटी इन सब का विरोध किया। इन्हें अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, इन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि ये गलत है। आज भाजपा ने उनको लागू कर दिया और उनको वाजिब ठहरा रही है। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो चीज़ उस वक्त जो सुषमा जी ने या जेटली जी ने कही थी या विरोध किया था, तो वो विरोध किया था तो उनको उसी पर काबू रहना चाहिए था। जिस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं, मैं यही तो कहता हूँ, इनका असली चरित्र तो सामने आ गया ना लोगों के। वही तो कहते हैं कि 2 दिन पहले तो ये कहते हैं कि ये चीज़ बुरी है, फिर कहते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। तो फिर जनता तो पारखी है, जनता पारखी है। और इसी मैं आपको कहता हूँ कि अब की बार को कोई भी जनता को मौका मिल गया तो इनको धराशायी कर देंगे। ये आपको बता दूँ, इनके कथनी और करनी में तो बहुत फ़र्क है। ये तो झूठ का पिटारा खोल रखा है, नरी झूठ बोलते हैं, नरी झूठ बोलते हैं। पता नहीं गोबल से किसी क्या जर्मनी वाले से कि एक झूठ को 100 दफ़ा कहोगे तो सच हो जाए। यही इसी बात के ऊपर ये आ रहे हैं। पहले तो वो चीज़ ठीक थी, आज वो चीज़ गलत होगी। सरकार नहीं बनी थी तो गलत थी ये चीज़, आज सरकार बन गई थी ये चीज़ ठीक होगी। ये क्या है सर? सरकार का चरित्र कमोबेश हर सरकार का चरित्र एक जैसा होता है। जनहित की बात करते हैं लेकिन जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती। पिछले कुछ समय से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी त्रस्त है। 135 करोड़ का जो देश है उसमें 80% जनता जो है वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे भी है करीब 50% लोग। और सरकार के हमने उनका वेलफेयर कर दिया है, तो कितना जायज़ लगता है ये दावा? देखो, जो असलियत है, जो सही चीज़ है वो तो सही रहेगी। अब ये जो देश की अभी जो ना इन्होंने कल के अखबार में जो मैं पढ़ रहा था कि 1 लाख रुपए जिसकी वो आमदनी हो जाएगी, 1 लाख कुछ थी, ये हो जाएगी तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख तो कोई राशि नहीं है। आज कोई 1 लाख का तो कुछ भी नहीं आता। आप 1 लाख का अगर ये सीमा बांध देंगे तो इसका मतलब ये है कि इनकी नज़रों में इस देश में गरीबी है नहीं। और आने वाले वक्त में देख लेना कि ये सारे जो ना त्राहिमाम करते रहेंगे। इनका तो नज़रिया ही कुछ हो रहा है। इनका तो ये तो वो है कि व्यापारी लोग पहले जो है ना इस पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा करते थे। व्यापारी का मतलब ये नहीं कि जो लेन देन करता है। व्यापारी का मतलब ये है कि उस जिसकी निगाह हमेशा मुनाफे के ऊपर होती है। कोई मर जाए, कोई कट जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही दुख पाए, लेकिन उसका तो ये है कि मुझे मुनाफा मिलना चाहिए। तो ये तो मुनाफाखोरों की सरकार है, ये तो खून चूसने वालों की सरकार है, ये गरीबों के हितों के खिलाफ चलने वाली सरकार है। इस सरकार को तो जितना जल्दी मतलब छुटकारा लोग अगर इसे पालें तो ये ही जनहित में बात होगी। आप तो सैनिक भी रहे हैं और राजनेता भी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में रहे, तो उस समय की पार्लियामेंट में और इस बार की पार्लियामेंट में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस टाइप के लोग जो है पहुँचते हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त जब मैं 10वीं लोकसभा का सदस्य था, उस वक्त बहुत प्रखर वक्ता, विद्वान और जनता की नब्ज़ को पहचानने वाले नेता थे।
चंद्रशेखर जी थे, ये आपके ये क्या नाम है प्रणब मुखर्जी, ना, ये इंद्रजीत गुप्ता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये सोमनाथ चटर्जी थे। मतलब ये अच्छे अच्छे थे जो वक्ता थे, उनकी हर विषय के ऊपर पकड़ थी, तैयारी करके आते थे। अब तो एक ही बात होगी, जा कर के हाजिरी लगानी है बस, और कुछ काम करना नहीं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब तो पार्लियामेंट ही नहीं, इसने ख़त्म कर दी। जो पार्लियामेंट का नमूना था, मैं पिछले दिनों पार्लियामेंट में जाने का मुझे मौका मिला, वो पार्लियामेंट नहीं, इधर भी दीवार, उधर भी दीवार, इधर भी दीवार, उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी। पार्लियामेंट भवन की शक्ल बिगाड़ दी, और उनमें आने वाले आदमियों की ये नहीं पता है वो क्या बोलते हैं, ये नहीं पता कि तो कहते हैं उस जिम्मेवारी से तैयारी करके कोई भी नहीं बोलता, जनहित में आदमी कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ एक ही बात करते हैं कि भाई चापलूसी करनी है, हमने तो ये करना है। अभी आप देख लो विधानसभा में क्या हुआ। अब इन्होंने विश्वास रखा एक बात के लिए कि किसानों की बात के लिए, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि बहुत शानदार जीत वो हमारी होगी। अब जो ज़मीर या आत्मा की आवाज़ के ऊपर कि सही क्या है, गलत क्या है, जनहित में क्या है, जनता के खिलाफ क्या है, इसका फैसला आज कोई भी जनप्रतिनिधि आज नहीं कर पा रहा है, अपने पार्लियामेंट में न विधानसभा में। यह हालत वाला सत्र ही गिर गया। देश को आंतरिक सुरक्षा का हवाला दिया जाता है तो कभी बाहरी सुरक्षा खतरे में बताई जाती है, कभी चीन का नाम लिया जाता है कि चीन आगे बढ़ रहा है, कभी पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि देश की जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं? देखो, कोई बात यह ऐसे है जो जिस नेता के पास कोई विज़न नहीं होता, जिस नेता के पास जनहित के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, वो ढकोसले करता है। ये कहते हैं, मैं एक बात करता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक की बात बताता हूँ आपको। सर्जिकल स्ट्राइक ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की ज़मीन पर जा कर के हमने ये कारनामा कर दिया। ठीक है, कर दिया, बढ़िया बात करी, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या होता है? तुम्हारे लाल किला में उनके आदमी आ गए, पार्लियामेंट में उनके आदमी आ गए, पठानकोट में उनके आदमी आ गए, पुलवामा में उनके आदमी आ गए, तुम्हारे जो है ना डिफेंस में उन्होंने भेद कर दिया, तुम्हारे जो है ना जो CRP का जो सेंटर था वहाँ पर जो है ना उनके आदमी आ गए। ये इसको क्या संज्ञा दोगे आप? अरे तुमने तो एक किया था, ये रोज़ करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें हर आदमी का कोई आदमी या भारत का नागरिक पाकिस्तान की गोली से ना मरता। तो वो ये तो यह बाह्य सुरक्षा जो है ये आज जो है ना देश इनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रही आंतरिक बात, आंतरिक भी जो है ये आज जो अशांति की बात करते हैं, कहाँ है अशांति? कहाँ है अशांति? तो ये पता कर रहे हैं आप, विद्वेष ये पता कर रहे हैं, वैमनस्य से ये पता कर रहे हैं, घृणा एक दूसरे के खिलाफ ये पता कर रहे हैं, और एक दूसरे को बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। ये आप ये देखो ना, ये जो किसान आंदोलन थे उनको परे रास्ता दे दिया कि आप इस रास्ते पर जाएंगे, दिल्ली में एंट्री आपकी ये होगी। फिर एकदम से रास्ता बदल दिया, कुछ आदमी चुनिंदा भेज करके लाल किले पर भेज दिए, नाम इनका इसको आंदोलन को बदनाम करने लिए कर दिया। उन आदमियों को तो देशभक्त मानते हैं, और जो किसान जिस देश का अन्न पूर्ति करता है, उदर पूर्ति करता है, जिसका बेटा सेना में भर्ती होकर के सीमा की सुरक्षा करता है, जय जवान जय किसान की बात तो लाल बहादुर शास्त्री वाली थे बिल्कुल ही भूल गए। ये किसान को भी भूल गए, जवान को भी भूल गए। तो इनके हाथों में ये जो है ये सारा ढकोसला है। आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, बाह्य सुरक्षा होगी, पाकिस्तान का ये हो गया, चीन का ये हो गया। आप एक बात बताएं मुझे, पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा था
कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। फिर 1 इंच कब्जे में नहीं है तो फिर ये जो है ना, ये विड्रॉल किस बात का कर रहे हैं? कहाँ से करें विड्रॉल ये? अरे पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करता है, झूठ बोलता है, तो फिर ये बच क्या गया? फिर बच के बाद विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ तो कम से कम सच्चाई बोलनी चाहिए। ये जो कसम खाते हैं सबसे पहले जब ये चुन के जाते हैं कि मैं देश के संविधान की और देश के विधान की, देश के कानून की के मुताबिक काम करूँगा, कहाँ पर कानून तो ये कहता है कि भाई जो बात यहाँ कहोगे वही कहो जो असलियत है। अब अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भाई ये तो नहीं है, ये हमारा जो है ना, हमारा देश का कोई हिस्सा चीन ने कब्जे में नहीं कर रखा है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? मैं तो यही कहूँगा कि इनके ये जो आंतरिक बाह्य जो ये सारा ढकोसला है इनका, सिर्फ अपने बात कुकर्त्यों पर, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए ये बात हो रही है, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। जब देश के नहरों का राष्ट्रीयकरण करने की बातचीत पिछली सरकारों ने की, क्या कहा? देश की नहरों की नहर, हाँ, हाँ, उनका राष्ट्रीयकरण करने की बात की पिछली सरकारों ने। इस बार भी इस सरकार ने भी दावा किया कि हर प्रदेश में के कृषि भूमि में पानी पहुंचेगा, नहरी पानी, लेकिन आज तक वो नहरी पानी पहुंचा नहीं। और सरकार जो नीति बना रही है उस नीति का क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब जिस आदमी के पास किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना, वो अज्ञानी आदमी से सबसे बड़ा खतरा होता है। हमारे इसमें लोग कवि एक बात कहते हैं, शेर बघेरे बिच्छू से ज़्यादा डर मूर्ख का हो सके। मतलब इनसे खतरनाक आदमी मूर्ख से अगर पड़ा पड़ जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। तो ये इनमें अकल तो है नहीं, अकल की तो कोई बात करते नहीं। अब इनके हाथों में तो मतलब ये है कि उल्टी ही उल्ट बात निकलेगी। कोई अच्छी बात इनके मुंह से या इनके दिमाग से कोई बात कोई हो तो कोई निकले। अब रही बात आपकी पानी वाली जो बात आप करें, मुझे एक बात बताओ, ये कितने कई हजार करोड़ रुपए सरस्वती नदी के निकालने के लिए इन्होंने लगा दिए। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन जब सतह के ऊपर जो पानी है, आज हिंदुस्तान की हालत क्या है कि एक तरफ तो सुखाड़, एक तरफ बाढ़ आ रही है। मतलब ये है कि पानी का समान बंटवारा नहीं हो रहा। पानी का समान बंटवारा हो और पानी की उचित व्यवस्था हो, उस पर तो पैसा लगाया जाए तो ठीक है। ये पताल के पानी के ऊपर तो पैसा लगा रहे हैं, जो है कि नहीं है वो तो भगवान जाने। और जो ज़मीन के ऊपर पानी है उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो आप इनसे फिर क्या उम्मीद करोगे कि ये जो है ना, ये सरकारीकरण कर लो, इनका निजीकरण कर लो, इनका जब तक के पानी की हिंदुस्तान एक ऐसा देश है। मैं तो बहुत एक विद्वान ने एक बात कही थी कि मैं अगर अच्छे कर्म किए होते तो मैं हिंदुस्तान में जन्म लेता। उसको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में जो राज्य ऐसे हैं, लेकिन उसने चल किस बात के लिए कहा था कि इसके ऊपर कुदरत मेहरबान है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएँ हैं। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें चारों तरफ समुद्र है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें उत्तर में पूरा 1500-1600 किलोमीटर का पहाड़ है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो है ना 12 मासी नदियाँ बहती रहे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कुदरत की जो भी इनायत है, कुदरत की जो भी देन है, वो सारे की सारी देन भारत के लोगों के पास है। फिर कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि उनका उचित व्यवस्था उनकी नहीं हो रही।
उनका सही सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, और सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। तो इस साहब सरकार कह रही है कि दिल्ली में जो किसान पिछले 3.5 महीने से धरने पर बैठे हैं, दिल्ली को घेर रखा है, उस कारण जो उद्योग है वो बंद पड़े हैं और आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। आप वही तो बात है ना, अब वही तो बात है कि आपके जो है ना किसी के पेट में दर्द और सिर दर्द की गोली दो। अब ये बताओ आप कि पहली बात तो ये है कि दिल्ली में दिल्ली को तो कोई भी उद्योगपति अपनी जगह मतलब नहीं, यूनिट नहीं बढ़ाने के तैयार, कोई भी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली में जो बड़े बड़े थे, एक तो ये बिजली के पार्ट्स में बनते थे, ये ट्यूबवेल वगैरह ना, ये ट्यूब और बल्ब। एक DCM का था, चरतराम भरतराम जो था एक उद्योगपति, उसका जो DCM था। ये बड़े बड़े कारखाने ये थे। ये सारे कारखाने जो है ना बहुत पहले जाली है। तो दिल्ली में कारखानों की जो बात ये कह रहे हैं ना, इनको यही नहीं पता कि जिन कारखानों की बात करिए वो कारखाने तो हरियाणा से गए हैं। हरियाणा से लिबर्टी का कारखाना गया, हरियाणा से जो ना उसकी वो जितने थे ट्रक की इंडस्ट्री थी वो हो गई, एटलस का कारखाना था हो गया, लिबर्टी वाला कारखाना था हो गया। ये जो है ना ये तो एक किस्म से लोगों को बरगलाने की बात है कि किसान आंदोलन की वजह से हमारा जो है ना उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ रहा है, उद्योग हमारे ये जो है ना पलायन कर रहे हैं। ये सारी गलत बात है, झूठी बयानबाजी है, और ये असलियत में कुछ नहीं है। तो साहब क्या लगता है, किसान लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे सरकार मानेगी या किसानों को और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? देखो जी, संघर्ष तो जो जिस तरीके से चल रहे हैं, ये एक मैं तो ये कहूँगा कि ये दुनिया में ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल पैदा कर रहा है। इतना अनुशासित और अपने जो है ना सच्चे गांधीवादी तरीके से जो सत्याग्रह है जिसको कहते हैं, सत्य का आग्रह है, वो जो सच्चाई का आग्रह ये कर रहे हैं अपने तरीके से, ये बिल्कुल नायाब चीज़ है और एक नया अनूठा ये प्रयोग हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पूछा कि कितना लंबा चलेगा, लंबा तो ये ऐसा चलेगा कि जो सही चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की हम बात करें, जहाँ 1857 में वो पहला जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद में 1857 के बाद 1947 तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन सही रास्ते पर चलने वाला जो सत्याग्रह होता है, जो जन आंदोलन होता है, वो आखिरकार कामयाब जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद सर। ये थे पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह, परंपरागत रूप से सैनिक और उसके बाद राजनीति में। तो शाम से चौधरी बंसीलाल परिवार के विरुद्ध 3 बार चुनाव लड़ा और फिर उन्हीं की पार्टी से वे सांसद रहे, और लंबे से अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि किसानों की मांग जायज़ है, सरकार की नीतियों में खामियां हैं, इस कारण देश का हर नागरिक परेशान है, हैरान है। देखना ये होगा कि सरकार की नीतियां कब बदलेंगी और कब आम आदमी को राहत मिलेगी।